हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो मैंने आपके लिए पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक गिवन बाय द आईएमएफ फॉर दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द डिफिकल्ट वर्ड्स। पहला डिफिकल्ट वर्ड है असेंट, विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट गिवन द फैक्ट हम ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, है ना। असेंट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड अगर ए एस सी से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव जाएगा, यानी कि क्लाइंब के सेंस में जाएगा या अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंड करना, असेंट हो गया। ये सारे वर्ड्स ए एस सी वाले जो होंगे ये आप याद रख सकते हो, क्लाइंब से रिलेटेड होते हैं। सिंस इसमें कोई एक्शन शो हो रहा है तो दिस विल एक्ट एज अ वर्ब। फाइन, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज एविसरेशन। एविसरेशन एंड्स विद आई ओ एन, और हमने बहुत बार ये पढ़ लिया है कि आई ओ एन से एंड अगर कोई वर्ड हो रहा है तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो नाउन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की वीकनिंग हो या किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन हो रही है, खत्म हो रही है अगर कोई भी आइडिया, कोई भी प्रिंसिपल, ठीक है। इसका एक मेडिकल टर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बॉडी से रिलेटेड किस तरह से वीकनिंग हो रही है। लेकिन इस आर्टिकल में जो हम बात करने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी फॉर सम प्रिंसिपल या आइडिया, एक तरह का ओपिनियन, एक तरह की सोच जो कि डिस्ट्रक्ट हो रही है। फाइन। देन कम्स अ वर्ड प्रोग्नोस्टिकेटिंग। प्रोग्नोस्टिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी, अगेन ये भी वर्ड जो है अगर आपको ध्यान हो ये हम पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है ये। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में जब आप कोई अंदाज़ा लगाओ, कोई जजमेंट दो, ठीक है। स्पेशली कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल अब जैसे कोविड चल रहा है ना, सो कोविड के रिगार्डिंग आप देखोगे कितने सारे लोग अलग अलग जजमेंट्स पास करते हैं कि यू नो इमीडिएट फ्यूचर में ये होगा, ऐसा हो सकता है, इतने केस बढ़ेंगे, इतने केस कम होंगे। तो वो सब क्या हो रहा है, दे आर प्रोग्नोस्टिकेटिंग इट, ठीक है। एंड क्योंकि ये कोई एक्शन है दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ब। क्लियर। देन कम्स अ वर्ड अनएनविएबल। इसको अगर आप तीन वर्ड रूट्स में डिवाइड करो, आपको दिख भी रहा होगा, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो। अन का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑपोजिट होना, उल्टा, है ना। एनवी वर्ड को अभी मैं डिस्कस करवाती हूँ जरा। और एबल क्या शो करेगा कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अनएनविएबल, एनवी का मतलब होता है किसी तरह की आप किसी को देखकर अगर आपको लगे हाँ हमें भी ये चीज़ चाहिए या हमें भी ऐसा बनना है तो आप उसको एनवी कर रहे हो। कोई भी चीज़ को आप एनवी कब करोगे, जब आपको वो अच्छी लगेगी, राइट। लेकिन अनएनवीएबल का मतलब हो गया जिसको देख के एनवी ना हो। तो एनवी क्यों नहीं होगी, अगर वो अनप्लेजेंट होगी, अच्छी ना लगे, है ना। सो अनएनविएबल इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट, ठीक है, जो आपको देख के अच्छा बिल्कुल भी ना लगे। फाइन। देन कम्स अ वर्ड कंट्रैक्शन, वेरी बेसिक वर्ड, ठीक है। हमें अगर हम बात करते हैं फिजिकली कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल में, कंट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में कमी आना, गिरावट आना, ठीक है। लेस इन अमाउंट और लेस इन क्वांटिटी वुड बी कंट्रैक्शन। आई ओ एन से एंड हो रहा है, अगेन दिस विल बिकम अ नाउन। अगला वर्ड आता है रिसर्जेंस। री प्रीफिक्स आ गया इसमें, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि री का मतलब क्या होगा, दोबारा, ठीक है। तो रिसर्जेंस का मतलब होता है दोबारा से सर्ज होना, दोबारा से बढ़ना, ठीक है। अब जैसे कोविड के सेंस में हम कैसे रिसर्जेंस को पढ़ सकते हैं कि अभी बीच में आपको पता है पीक आने के बाद देयर वाज अ डिक्लाइन इन केसेस ग्लोबली, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या होने लग गया है कि दोबारा से केसेस राइज होने लग गए, तो रीसर्ज होने लग गए, सो रिसर्जेंस बन गया। एनसीई से एंड हो रहा है, यू ऑलरेडी नो इट इज अ नाउन। फाइन। क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को वन आफ्टर द अदर अगर आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। मैथ्स वगैरह में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक के बाद एक ऐड करते हैं। तो कोई भी चीज एकदम से ना बढ़े, बल्कि वन आफ्टर द अदर अगर वो ऐड होती जाए तो क्यूमुलेटिव हो जाती है। आई वी ई से एंडिंग हो रही है, अगेन दिस विल बिकम एडजेक्टिव। वायबल।
वाया से याद रख लो, वाया का मतलब होता है किसी चीज के थ्रू जब आप कोई काम कर रहे हो, है ना। और एबल क्या है, एडजेक्टिव। तो वायबल क्या बन गया, कोई भी काम जो साध्य जिसको बोलते हैं, यानी कि जो करने लायक हो, विच इज एबल टू बी डन, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, यू कैन इजिली डू दैट, इसको हम वायबल बोलेंगे। अगेन दिस बिकम्स एडजेक्टिव। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल। होप अमिड अनसर्टेनिटी। अमिड का मतलब होता है बीचों बीच, ठीक है। मिड्स्ट वर्ड भी सेम होगा, ये भी आप पढ़ते होगे कभी, मिड्स्ट, दिस ऑल्सो मीन्स मिडल। फर्क ये होता है कि अगर आप अमिड यूज करते हो कोई और प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मिड्स्ट यूज करते हो तो इन लगेगा और ऑफ जरूर लगेगा, इन द मिड्स्ट ऑफ, ठीक है, ये याद रख लो, ये डिफरेंस होगा दोनों में। पेपर में कई बारी आपको कॉमन वर्ड्स लगते हैं कि मीनिंग तो सेम है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो उसके आगे पीछे का स्ट्रक्चर देखा करो, उससे आइडिया क्लियर हो जाता है, ठीक है। खैर, होप amid uncertainty on IMF's World Economic Outlook. So let's see what the writer has to offer us in this article. The IMF's latest World Economic Outlook sums up the challenges ahead in the report's title, A Long and Difficult Ascent. तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है, जिसमें कि आईएमएफ ने एक तरह से आइडिया लगाया है कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो फंक्शन करने वाली है पोस्ट कोविड। तो जो भी चैलेंजेस हैं उनको सम अप किया गया है एक, यू कैन से जिस्ट में, शॉर्ट में उन्होंने अपने टाइटल में बताया है। और टाइटल क्या बोला गया है, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट, कि एक लंबा सफर होने वाला है, डिफिकल्ट सफर होने वाला है towards the ascent, towards the climb, or you can say the improvement of the economy. With COVID-19 having already extracted a toll of over 1 million lives, accompanied by an evisceration of livelihoods and output in economies, prognosticating the economic future even as a pandemic rages on is an unenviable task. So मतलब क्या हुआ इसका कि कोविड-19 जो है, जो कि ऑलरेडी अबाउट 1 मिलियन लाइव्स जो है वो ले चुका है, इस केस में अगर हम ये देखें कि एडिशनल प्रॉब्लम क्या आ रही है, देयर इज एविसरेशन ऑफ लाइवलीहुड्स, जो लोगों की रोजी रोटी है, इनकम है, वो कम हो चुकी है। इकोनॉमीज का जो आउटपुट जा रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट आपको पता है डाउन जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब पैंडमिक जो है अभी भी रेज कर रहा है, अभी भी यू कैन से व्याप्त है, उस टाइम पर ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कि इकोनॉमीज क्या टर्न लेंगी और उस फ्यूचर को एक तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। The fund's economists have gamely sought to make forecasts for world output through 2020, 2021 and into the midterm. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के टाइम के लिए जो आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट्स हैं, दे हैव गेमली सॉट, गेमली का मतलब होता है थोड़ा बहुत रिस्क लेकर जब आप कोई काम करते हो, तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्क इंक्लूड करते हुए कुछ फोरकास्ट किया है कि जितनी भी ग्लोबल आउटपुट है वो 2020 में, 2021 में और मीडियम टर्म तक कितनी रहने वाली है। मीडियम टर्म का मतलब क्या होता है, आप कोई भी गोल जब शॉर्ट टर्म बना रहे हो तो यानी वो नियरेस्ट फ्यूचर के लिए होगा, अगर लंबे समय के लिए बना रहे हो तो लॉन्ग टर्म जाएगा, एंड मीडियम टर्म हम बोलते हैं अगर कोई इस तरह का फ्यूचर गोल रखा जाए जो ना ही शॉर्ट टर्म है ना ही लॉन्ग टर्म है, इंटरमीडिएट है कहीं, दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म। While the global economy is projected to shrink 4.4% this year, reflecting a less severe contraction than the 5.2% drop estimated in June, output is seen rebounding at a marginally slower 5.2% pace in 2021. तो इस लाइन में राइटर ने सिर्फ हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को ये माना गया था, ये प्रिडिक्ट किया गया था कि 4.4% से कम होने वाली है, श्रिंक होने वाली है इस साल, और इट हैज़ रिफ्लेक्टेड अ लेस सिवियर कंट्रैक्शन दैन द 5.2% ड्रॉप। ऐसा एस्टिमेट किया गया था, अनुमान लगाया गया था कि जून तक आते हुए जो इकोनॉमी में गिरावट आएगी वो 5.2% आएगी, लेकिन ऑब्वियसली जो कंट्रैक्शन हुआ है वो इससे थोड़ा कम हुआ है, और जो भी ग्लोबल आउटपुट है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है एट अ मार्जिनली स्लोअर 5.2 पेस, ठीक है।
और आईएमएफ ने अपनी रिवीजन पे जो भी उन्होंने एक तरह से ये नोट किया है, ऑब्जर्व किया है और सारा कुछ रिवाइज करने के बाद उन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ बेटर दैन एंटिसिपेटेड सेकेंड क्वार्टर जीडीपी आउटटर्न्स। ठीक है, जो उन्होंने एंटिसिपेट किया था, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, जो उन्हें लग रहा था कि सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी का जो आउटपुट आएगा, फिलहाल जो आउटटर्न्स रहे हैं वो उससे बेटर रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ की। वेयर एक्टिविटी इम्प्रूव लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन्स वर ईज्ड। ऑब्वियसली जहाँ पे जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो ईज हुई हैं पोस्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जीडीपी आउटटर्न है उसमें बेनिफिट हुआ है, एज वेल एज द साइंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रिकवरी इन दी जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। तो देखा जाए तो अगर हम जुलाई टू सितंबर क्वार्टर देखते हैं, जो कि मेजॉरिटी रहेगा पोस्ट लॉकडाउन का टाइम, जिस टाइम पे इकोनॉमीज़ को ओपन कर दिया गया था, ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं रिकवरी जो है उसके स्ट्रॉन्ग होने के साइंस भी मिले हैं। फाइन, सो कहीं ना कहीं यू कैन से इस अनसर्टेनिटी के बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा है, हेंस द टाइटल होप अमिड्स अनसर्टेनिटी। ठीक है, but the IMF has been prudent in pointing out that even as the world economy ascends out of the depth it plunged to in April following the worldwide lockdown, there remains the danger of a resurgence in infections that is prompting countries in Europe to reimpose at least partial closures। तो इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि जो इकोनॉमी है, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी देखते हैं, वो असेंड हो रही है, उसमें क्लाइंब आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, लेकिन आईएमएफ काफ़ी प्रूडेंट है। प्रूडेंट का मतलब होता है प्रैक्टिकली जब आप प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारी सिचुएशन को नाप तोल कर जब आप डिसीजन लेते हो तो आप प्रूडेंट कहलाते हो प्रैक्टिकल। ठीक है, सो आईएमएफ काफ़ी प्रूडेंट रहा है ये बात देखने में, नोटिस करने में, कि हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी असेंड हो रही है आफ्टर इट प्लंज्ड इन अप्रैल। प्लंज करने का मतलब होता है बहुत नीचे गिर जाना। ठीक है, सो आप जिस तरह से इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन की वजह से प्लंज हो गई थी, तो उतनी डेप्थ में गिरने के बाद फाइनली अब ये राइज कर रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी भी डेंजर है रिसर्जेंस का, अभी भी कहीं ना कहीं यू कैन से काफ़ी कंट्री, स्पेशली इन यूरोप अगर आप देखते हो तो वहाँ पे फिर से पार्शियल क्लोजर जो है, पार्शियल लॉकडाउन एक तरह से आप कह सकते हो, वो री इम्पोज करने का सोचा जा रहा है, क्योंकि एक खतरा है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस जो हैं दोबारा से इंक्रीज ना हो, एक सेकेंड वेव ना आए। ठीक है, and the risk associated with predicting the pandemic's progression, the unevenness of public health responses, and the extent to which domestic activity can be disrupted magnify the uncertainty। तो अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या है, रिस्क क्या है, सबसे पहले तो प्रिडिक्टिंग दी पैंडमिक्स प्रोग्रेशन, किस तरह से पैंडमिक जो है वो प्रोग्रेस करेगा, किस तरह से मूवमेंट होगी आगे, क्या फ्यूचर होगा, ये प्रिडिक्ट करने की काफ़ी रिस्क जो एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा जो हेल्थ रिस्पॉन्सेज हैं, पब्लिक हेल्थ के रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह सेम नहीं है, अलग जगहों में, इवन अगर आप पैन इंडिया भी देखते हो तो अलग स्टेट में पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज अलग तरीके से रहेंगे, है ना। सो ग्लोबली तो अनइवननेस और दिखेगी। इसके अलावा किस तरह से डोमेस्टिक एक्टिविटी डिसरप्ट हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको इंक्रीज करती हैं। क्लियर है, इस अनसर्टिनिटी को मैग्नीफाई कर रही है, इंक्रीज कर रही है। Pointing out that the pandemic is set to leave scars well into the medium term as labor markets take time to heal। Obviously, अगर आप लेबर मार्केट्स की बात करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगी तुरंत, नहीं, इट टेक्स टाइम टू हील, वक्त लगेगा इसको बैक टू नॉर्मल होने में। तो ये पॉइंट आउट करते हुए दैट द पैंडमिक इज सेट टू लीव स्कार्स, ठीक है, कि वो जो स्कार्स हैं, वो जो जख्म हैं, वो रहेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है, एटलीस्ट मीडियम टर्म तक, जब तक लेबर मार्केट जो है वो अपने आप को पूरी तरह से हील नहीं कर लेती है। इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बैक बाय अनसर्टेनिटी एंड बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप जितनी भी आप अनसर्टेनिटी देखते हैं आसपास, उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं वो भी रुक रही है। लॉस्ट स्कूलिंग इम्पेयर्स, ठीक है, लॉस्ट स्कूलिंग किस तरह से प्रॉपर जो यू कैन से अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड ऑल, स्कूलिंग, ये सब जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। तो ये सब क्या कर रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल को इम्पेयर कर रहा है, खराब कर रहा है।
IMF chief economist Geeta Gopinath contends that global growth will gradually slow to about 3.5% in the medium term. तो उनका कहना है कि अगर हम मीडियम टर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबली ग्रोथ जो है 3.5% तक आके रुकेगी, स्लो डाउन होगी. With the cumulative loss in output relative to the pre-pandemic projected path estimated to more than double to $28 trillion over 2020 to 2025, efforts to improve average living standards are certain to be severely set back. तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्यूमुलेटिव लॉस है, ठीक है, जो आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, प्री पैंडमिक जितना भी प्रोजेक्टेड पाथ था, ठीक है, पैंडमिक से पहले का जो सोचा गया था पाथ रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव लॉस, एक्चुअल में जो उसका प्रेजेंट जो है, अगर हम 2020 से लेकर 2025 तक देखते हैं तो उस एस्टिमेट से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा, तकरीबन $28 ट्रिलियन तक वो जा सकता है. एंड एफर्ट्स टू इम्प्रूव एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जितने भी हम अगर हम एक एवरेज इंडिविजुअल के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने के एफर्ट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक सेटबैक, उसको एक यू कैन से एक स्लो डाउन उसमें ज़रूर होगा, ठीक है. Observing that the pandemic is set to widen inequality between economies and within nations, the fund has urged greater international cooperation. तो जो पैंडमिक है, ठीक है, इस वक्त आपको पता है कि उसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, गैप्स आ रहे हैं, ना सिर्फ अलग अलग इकोनॉमीज में, अलग अलग कंट्रीज में, बट विद इन कंट्रीज भी अगर आप देखते हो तो वो जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ेगी. द फंड हैज़ अर्ज्ड ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इसी वजह से जो फंड है वो चाहता है कि इंटरनेशनली जो कोऑपरेशन है कंट्रीज के बीच में वो बढ़े. It is imperative for all countries to work closely to ensure that the new treatments and vaccines are made available to all, since wider and faster availability of medical solutions could boost global income by almost $9 trillion by end of 2025, reducing income divergence, she says. तो ये इम्पेरेटिव बनता है, इम्पेरेटिव मतलब ज़रूरी बनता है हर कंट्री के लिए कि वो क्लोजली आके कोऑपरेट करें, इकट्ठे काम करें और ये इंश्योर करें कि जो भी न्यू ट्रीटमेंट कोविड के लिए आ रहा है, कोई न्यू वैक्सीन आ रही है, वो हर किसी को अवेलेबल हो. क्योंकि अगर वाइडर अवेलेबिलिटी होगी या फास्टर अवेलेबिलिटी होगी तो जो मेडिकल सॉल्यूशंस हैं वो ईजीली अगर मेडिकल सॉल्यूशंस जो हैं ये वाइडली अवेलेबल होता है या फास्ट अवेलेबल होता है तो ग्लोबल इनकम जो है वो तकरीबन $9 ट्रिलियन तक बूस्ट हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं 2025 के एंड तक. और इससे कहीं ना कहीं जो डिफरेंस आ रहा है, जो इनइक्वालिटी आ रही है इनकम में, वो डिफरेंस कम हो सकता है. With no visibility yet on vaccine availability, the IMF has also stressed the need for policymakers to persist with direct income support for the most vulnerable and regulatory forbearance for stressed but viable firms. क्योंकि अभी कहीं दूर दूर तक विजिबिलिटी नहीं है, मतलब वैक्सीन जो है उसके बारे में अभी कहीं दूर तक हमें कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कब अवेलेबल होगी, कैसे अवेलेबल होगी. तो IMF अभी फ़िलहाल ये ज़रूर स्ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसी मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वल्नरेबल फर्म्स हैं, उन्हें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाए. वल्नरेबल फर्म्स कौन से हैं? जिनको काफ़ी ज़्यादा जो अभी वीक पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडमिक, तो उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाए. और जितने भी वायबल फर्म्स हैं, मतलब जो फर्म्स जो हैं वो अभी यू कैन से प्रोग्रेस कर सकते हैं लेकिन फिलहाल स्ट्रेस्ड हैं, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा उनके साथ नरमी रखी जाए, रेगुलेटरी फॉरबेरेंस रखा जाए, ठीक है. द मैसेज इज क्लियर. इन अ वर्ल्ड एज इंटरकनेक्टेड एज इट इज टुडे, द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंसुलैरिटी वुड ओनली बी मोर प्रोट्रैक्टेड पेन फॉर ऑल. तो इस लाइन में राइटर जो है वो समअप कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर जो वर्ल्ड को हम आज देखते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को, ठीक है, अगर आपने बचाना है इसे, यू कैन से, इस कोविड के इफेक्ट से, तो इकोनॉमिक इंसुलैरिटी तो नहीं चलेगी. इंसुलैरिटी का मतलब होता है जब आप सिर्फ अपने ही कंट्री, अपनी ही
रीजन के बारे में आप सोच रहे हो, उसकी बेहतरी के लिए सोच रहे हो। तो जो इकोनॉमिक इंसुलैरिटी है कि अगर हम सोचें कि हाँ जी हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के बारे में जब आप सोच रहे हो, तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि द वर्ल्ड इज सो इंटरकनेक्टेड, वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड हो चुका है कि अगर हम इकोनॉमिक इंसुलैरिटी सोचते भी हैं, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो उससे सिर्फ पेन ही प्रोट्रैक्ट हो रहा है। प्रोट्रैक्ट मतलब डिले, सिर्फ इट विल बी अ लॉस फॉर एवरीबडी। तो अगर इससे बाहर निकलना है, सो वील हैव टू वर्क टुगेदर। फाइन। सो एक बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, एंड अगर मैं इसके टोन के बारे में आपसे बात करती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसमें राइटर ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, ठीक है, एंड ही हैज़ ऑल्सो टॉक, द राइटर हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट projections, the different kinds of estimates that have been given, ठीक है, and I would say that this is an informative tone that has been set over here. Fine. उम्मीद है आपको डिफ़िकल्ट वर्ड समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है आप इसको रीड कीजिए, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है, एंड कीप रीडिंग ऑल द एडिटोरियल्स एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। थैंक यू।